हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कि जो ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स होती है वो क्या होती है और कौन से प्रोसीजर में हमें कौन कौन सी ट्यूब्स का यूज़ करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर कोई चीज़ देखें तो उसमें होता है फ्लेबोटोमी। तो अगर हमें कोई सी भी सैंपल कलेक्शन करना है तो फ्लेबोटोमी होती क्या है, इसके बारे में हमें नॉलेज होना ज़रूरी होता है। तो फ्लेबोटोमी क्या होता है, पेशेंट को किसी भी जो है ब्लड स्पेसिमेन कलेक्ट करना और उसको डायग्नोसिस और रिसर्च पर्पस से लेबोरेटरी में भेजना, यानी कि सेंड करना। ये जो पूरा प्रोसीजर होता है उसको हम बोलते हैं फ्लेबोटोमी। एक और जो पर्सन, पर्टिकुलर जो पर्सन होता है जो इस टेस्ट को परफॉर्म करता है, उसको हम फ्लेबोटोमिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ जो है ब्लड कलेक्टिंग ट्यूब्स, यानी कि कौन कौन से जो है ट्यूब्स हमें हमारे जो हॉस्पिटल सेटिंग में अवेलेबल होती है। तो इसमें फर्स्ट अगर जो होती है वो होती है इसमें कलर कोडिंग के हिसाब से बहुत सारी ट्यूब्स हमें दे रखी होती है। तो उसमें हम फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो होता है पर्पल ट्यूब। पर्पल ट्यूब को हम दोस्तों इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हमारे जो है एम्स के लिए यानी कि नॉरसेट के रिगार्डिंग बनते हैं। और अगर कोई यानी कि BMLT या DMLT वाला कोई पर्सन है तो उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। तो इसको आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट होती है पर्पल ट्यूब। पर्पल ट्यूब को हम लिवेंडर ट्यूब भी बोलते हैं, है ना। इस ट्यूब में क्या होता है, जो इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो होता है EDTA, है ना। बहुत सारे जो जनरल प्रैक्टिस में इसको EDTA ट्यूब भी बोल देते हैं, बट वो एक रॉन्ग प्रैक्टिस होती है। उसको हमेशा पर्पल ट्यूब होती है, लिवेंडर ट्यूब हमको बोलना होता है। इसके अंदर क्या होता है, EDTA होता है, जिसका फुल फॉर्म भी कई बार जो है छोटे सेटअप की एग्जाम्स होती है उनमें पूछ लिया जाता है। तो वो क्या होता है, EDTA का फुल फॉर्म इथाइल डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या होता है, एक एंटीकोगुलेंट होता है, जो कि जिस ट्यूब के अंदर जो हम ब्लड का सैंपल लेते हैं उसको जो है क्लोट होने से बचाता है। क्लोट होने से यानी कि नॉर्मली अगर हम ब्लड को किसी भी रूम टेम्परेचर पर रख देंगे तो वो क्लोट हो जाएगा विदाउट एंटी कोगुलेंट। अगर कोई इसमें कोई भी कोगुलेंट या कोई सा भी जो है कंटेन अगर नहीं मिक्स किया है तो वो क्लोट हो जाएगा। अब ट्यूब का यूज़ किस लिए करते हैं, यानी कि पर्पल ट्यूब में अगर हम सैंपल ले रहे हैं तो उस सैंपल में से हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट होता है CBC क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि किसी का एज भी देखना हो, उसमें इन्फेक्शन हो है या नहीं है, ये सारी चीज़ें, यानी कि काफ़ी सारी इसके अंदर MCH हो जा MCV आ जाता है, MCHC भी आ जाता है, प्लेटलेट्स आ जाती है, सारी चीज़ें हमें CBC के अंदर इंक्लूडेड होती है ना। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, ये सारी चीज़ें भी इसमें होती है। WBC कंप्लीट जो है ब्लड काउंट, एज भी कितना है, उसके अंदर जो है अपनी RBCs कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे CBC के अंदर जो है अंतर्गत आती है। इसके बाद होता है ESR क्या होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसमें क्या होता है, ये एक थोड़ा सा एक प्रोसीजर होता है जिसमें एक पीपेट लेते हैं, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसके अंदर ब्लड को डाला जाता है। और उसमें क्या रहता है कि जितनी जो है जल्दी से 1 घंटे में कितने तक हमारी RBC जो है नीचे जमा होती है, यानी कि कितनी जल्दी वो जो RBC है वो नीचे जमा होती है, उसके टाइम के हिसाब से इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ESR मेनली कई जो ये वैसे कोई डायग्नोसिस टेस्ट नहीं होता है, बट ये एक मार्कर होता है जो इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करता है। HbA1c टेस्ट करते हैं। HbA1c टेस्ट क्या होता है दोस्तों, अगर कोई डायबिटीज़ है, कोई पेशेंट आपके पास आया है, कोई भी पर्सन है जिसको डायबिटीज़ की शिकायत है या फिर उसकी शुगर बढ़ी हुई आ रही है, तो आपको कंफर्म करना है कि इसकी शुगर कब से बढ़ी हुई है। तो ये जो HbA1c टेस्ट होता है, ये जो लेटर जो हमारे पिछले 3 महीने की जो RBC है, RBS है, यानी कि पिछले 3 महीने की शुगर को ये बता देता है। HbA1c टेस्ट के बाद में अगर हम देखें तो जो इसके अंदर होता है, ब्लड फिल्म फॉर एबनॉर्मल सेल एंड मलेरिया पैरासाइट। अगर कोई भी एबनॉर्मल सेल, यानी कि सिकल सेल एनीमिया हो गया या कोई सी भी एबनॉर्मल सेल्स अगर हमें हमारी ब्लड के अंदर पाई जाती है, जैसे बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसमें हमारी सेल की मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है या फिर उसका आकार यानी कि संरचना, अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो उसके लिए आकार, संरचना और ये सारी चीज़ें उसमें डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें अगर, या फिर मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया का अगर कोई सा टेस्ट हमें करवाना है तो एंटी मलेरियल अगर कोई सी भी हमें मेडिसिन देनी है, उसके लिए हमें कंफर्म करना होता है कि मलेरिया इसको है या नहीं है, या कौन से टाइप्स का मलेरिया है। उसमें भी फ्लेविफेरम, फेल्सीफेरम, बहुत सारे टाइप्स के, ओवम, बहुत सारे टाइप्स के जो है मलेरिया होते हैं। तो उन सबको कंफर्म डायग्नोस करने के लिए हमें जो है जिस ट्यूब का हम यूज़ करते हैं वो होती है पर्पल ट्यूब।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट वही होती है एबनॉर्मल सेल। एबनॉर्मल इसकी जो है जो उसका स्ट्रक्चर है सेल्स का, सेल्स की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा इतना सारा बता के। आगे आपको हमारे बहुत सारे वीडियो टॉपिक वाइज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं, तो दोस्तों आप बने रहिएगा। ब्लड भी हम डिस्कस करेंगे। ब्लड में जो है मेनली सेल्स जो होती है वो दो होती है, WBC और RBC। तो सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स में दो ही आती है, WBC RBC। तो इनमें ही डिस्टर्ब, अगर दोनों सेल्स में अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस आ रहा है तो उसको रेटिकुलोसाइट्स बोलते हैं। और रेटिकुलोसाइट्स की कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए हमें पर्पल ट्यूब का यूज़ करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट होता है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन जो है उसकी कंडीशन को पता करने के लिए, यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड में अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी आ गई है, यानी कि ट्यूमर है, हाइपोपैराथायराइडिज्म है या फिर हाइपर पैराथायराइडिज्म है, तो उसके लिए हम पैराथायराइड हार्मोन के लिए टेस्ट करेंगे, यानी कि PTH उसको हम बोलते हैं। तो वो करने के लिए फ्री PTH भी होता है या फिर कैल्सिटोनिन टेस्ट भी होता है। तो इसको करने के लिए भी हम हमेशा लेवेंडर ट्यूब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट होता है मोनोस्पोट टेस्ट। मोनोन्यूक्लियोसिस करके एक डिसीज़ होती है जिसको डायग्नोस करने के लिए इस मोनोस्पोट टेस्ट का हम यूज़ करते हैं। EBW का मतलब होता है इप्स्टीन बार वायरस, यानी कि इप्स्टीन बार वायरस का अगर हमें पता लगाना है या कोई सी भी बीमारी जो कि इप्स्टीन बार वायरस के थ्रू हो रही है, तो उस टेस्ट को डायग्नोस करने के लिए भी हम मेनली पर्पल ट्यूब का यूज़ करते हैं। इतना हो गया दोस्तों। कई बारी क्या होता है कि ब्लड ग्रुपिंग के लिए भी इस ट्यूब का यूज़ कर लिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ब्लड ग्रुप के लिए कौन सी ट्यूब का यूज़ करते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इस ट्यूब में सैंपल लेने के बाद इमीडिएट आपको 8 से 10 बार उस ट्यूब को इन्वर्ट, यानी कि ऐसे ऐसे करके घुमाना होता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर अभी हमने पढ़ा था कि एक कंटेंट होता है जिसका नाम EDTA होता है, और EDTA को इस ट्यूब के अंदर मिक्स करने के लिए हम उसको ऐसे इन्वर्ट करते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे हो, आप स्टाफ हो, आपने सैंपल ले लिया है बट आपने अगर मिस कर दिया है उसको इन्वर्ट करना, तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, वो EDTA के सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा। और आपने अगर सैंपल भेजा है तो लैब से फिर कॉल आएगा कि आपका सैंपल क्लॉट हो चुका है। तो इस जो है कॉम्प्लिकेशन या फिर इस मिस अंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए आपको ट्यूब को हमेशा इन्वर्ट करके रखना है। फर्स्ट ट्यूब खत्म हुई दोस्तों। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करिएगा, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट होती है पिंक कलर की ट्यूब, यानी कि पिंक कलर का ट्यूब जो है उसका यूज़ हम किस में करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इट आल्सो कंटेन EDTA। फर्स्ट ट्यूब में भी EDTA था, इसमें भी EDTA ही होता है। बट क्या होता है, ट्यूब स्पेशली यूज्ड फॉर होल ब्लड सैंपल टू ट्रांसफ्यूजन लैब, यानी कि होल ब्लड क्या रहता है, प्लाज्मा, WBC RBC, यानी कि पूरा ब्लड है, उसमें से कुछ भी कंटेंट हमने नहीं निकाला है। तो होल ब्लड के जो टेस्टिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब होल ब्लड में कौन कौन से टेस्ट यूज़ करते हैं, तो वो होता है क्रॉस मैच। क्रॉस मैच कैसा, आपको ब्लड देना है या ब्लड लेना है तो उसके लिए क्रॉस मैच करना होगा, तो आपको सैंपल निकाल के देना है। तो कौन सी ट्यूब में निकाल के दोगे, तो हमेशा हमें जो है पिंक ट्यूब को यूज़ करना है। ग्रुप मैचिंग का करना है। मान लो कोई मदर है जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो ये कंडीशन एबनॉर्मल कंडीशन होती है। अगर आप गायनिक स्टाफ हो तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते होंगे। इस कंडीशन में क्या होता है, नेक्स्ट इस प्रेगनेंसी में तो कोई इशू नहीं होता है। अगर वही मदर आगे कंसीव करती है तो उसकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी बन चुकी होती है, और अगर वो जो है प्रेगनेंसी कंसीव करेगी तो उसके बच्चे फीटल डेथ यानी कि उसका बच्चा मरने की तक की संभावना होती है, स्टील डेथ की कंडीशन भी आ सकती है। तो उस कंडीशन से हमें प्रिवेंट करने के लिए जो है ग्रुप मैचिंग करना होता है। देन हमें जो मदर है उसको NTD करके 300 mg इंजेक्शन लगाना होता है। उसके बारे में पूरी बात करें तो अगर एबॉर्शन हुआ है तो 150 mg का लगता है, और अगर डिलीवरी हुई हो तो 300 mg हमें जो है NTD देना होता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों, बहुत लॉट्स ऑफ नॉलेज आपको मिलेगा इस चैनल पर। बस आप आगे बने रहिए, आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हम लेके आ रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपका बहुमूल्य समय का थोड़ा सा कतरा हमें देना। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो आप समझ चुके होंगे कि इस चैनल पर आपको कौन सा नॉलेज मिलने वाला है और कौन सा नहीं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो है एक डायरेक्ट कॉम टेस्ट हम करते हैं। डायरेक्ट कॉम टेस्ट जो होता है वो ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक जो है एनीमिया के लिए हम करते हैं।
अब बात आती है ऑटो इम्यून क्या होता है, तो फिर बात वही आ जाती है कि बेसिक नॉलेज जब का आपका क्लियर नहीं होगा, आप ये बड़े बड़े और भारी भारी वर्ड्स को नहीं समझ सकते, फिर भी हम बराबर कोशिश करेंगे कि आपको पूरा नॉलेज दिया जाए। तो ऑटो इम्यून डिसीज़ वो होती है कि कोई से भी ऑर्गन जो है उसमें उसकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा बन जाती है, या फिर यूँ समझ के चलो देसी लैंग्वेज में अगर बोले तो जो ऑर्गन है वो इतना ज़्यादा जो है घातक हो जाता है कि वो अपने आप को ही जो है डैमेज करने लग जाता है। तो हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन अगर हमारी सेल्फ खुद को डैमेज करने लग जाए तो उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यून जो है हीमोलाइटिक एनीमिया यानी कि ब्लड सेल खुद को ही मारने लग जाती है, उस टाइप पे जो एनीमिया होता है उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। उसके लिए जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम टेस्ट। तो इस ट्यूब के इतना ही यूज़ है दोस्तों। नेक्स्ट अगर ट्यूब की हम बात करें तो येलो ट्यूब आती है। येलो ट्यूब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो येलो ट्यूब दिस इज आल्सो नोन एज द SST यानी कि सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। अब ये चीज़ क्या होती है, सीरम सेपरेटिंग, ब्लड के अंदर दो चीज़ होती है, एक प्लाज्मा और एक होती है सेल्स। तो ये जो प्लाज्मा वाला पोर्शन यानी कि सीरम होता है उसको ये अलग कर देती है। इट कंटेन 2 एजेंट, ये 2 एजेंट्स को कंटेन करती है ना। 2 एजेंट्स में कौन कौन से होते हैं, एक होता है सिलिका जो है पार्टिकल यानी कि सिलिका के कुछ कण इसके अंदर होते हैं, है ना। और नेक्स्ट होता है जो है सीरम सेपरेटर, ठीक है। सिलिका पार्टिकल वर्क टू एक्टिवेटेड क्लोटिंग एंड कोज ब्लड सेल्स क्लेम टुगेदर। सिलिका क्या करता है, जो है क्लोटिंग जो प्रोसेस होता है उसको एक्टिवेट करता है। ईडीटीए क्या कर रहा था, ईडीटीए एंटीकोगुलेंट था यानी कि क्लोटिंग को रोक रहा था, बट यहाँ पर उसका अपोजिट है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये क्लोटिंग को जो है स्टिमुलेट कर रहा है, यानी कि जो ब्लड सेल है उनको टुगेदर जो है क्लोटिंग कर रहा है। जब जो है ब्लड सेल्स आपस में जुड़ जाएगी, अब ब्लड सेल्स आपस में जुड़ गई तो उसमें जो सिलिका यानी कि जो है ब्लड सेल के साथ जोड़ देगा आपस में सबको। अब बचा क्या, ब्लड सेल्स अगर जुड़ गई तो दूसरा पोर्शन जो रहता है वो सीरम रहता है, तो सीरम अपने आप सेपरेट हो जाएगा, है ना। पर उसको और भी इजी बनाने के लिए हम इसमें सीरम सेपरेटर भी डाल रहे हैं। 2 एजेंट डाले हमने। सीरम सेपरेटर क्या होता है, इसमें इसे इनर्ट पॉलीमर जेल पाई जाती है ना, जिसको हम बोलते हैं सीरम सेपरेटर, जो कि ब्लड सेल और प्लाज्मा को अलग कर देती है, ठीक है। पहले क्या करा, दोनों सेल को क्लैम्प कर दिया, क्लैम्प होने के बाद प्लाज्मा जो है सीरम सेपरेटर डाल दिया, वो भी इसी में रहता है। तो वो क्या करता है, सेल और प्लाज्मा को अलग कर देता है। तो हम आराम से सेल का और प्लाज्मा का अलग अलग टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये ट्यूब किस में यूज़ करते हैं ये जान लेते हैं। तो दिस ट्यूब आल्सो यूज इन जो है सीरम एनालिसिस, यानी कि सीरम के जितने भी टेस्ट है उन सभी टेस्ट में हम इस ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आता है एंडोक्राइनोलॉजी। फिर बात वही आ जाती है बेसिक की कि एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है, तो वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है, एंडोक्राइन जो भी हमारे बॉडी में ग्लैंड्स होती है, 10-12 ग्लैंड्स होती है, पिट्यूटरी होगी, हाइपोथैलेमस को भी अब ग्लैंड मानने लग गए हैं, थायराइड हो गई, पैराथायराइड हो गई, एड्रिनल ग्लैंड हो गई, है ना, पेनक्रियाज हो गया। अब बोलेंगे कोई ज्ञानी हमारे वीडियो देख रहे होंगे जो बोलेंगे पेनक्रियाज को तो मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, तो मिक्स ग्लैंड बोलते हैं मेरे दोस्त। बस उसके साथ में वो मिक्स ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, तो कुछ फंक्शन तो उसके एंडोक्राइन भी है, तो उसके भी सारे टेस्ट इसमें हम करेंगे। नेक्स्ट आता है ओंकोलॉजी। अब ओंकोलॉजी के टेस्ट, जितने भी ओंकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उसके लिए भी हम कौन सी ट्यूब का यूज़ करते हैं, येलो ट्यूब का यूज़ करते हैं। अब ओंकोलॉजी क्या होती है, कैंसर सेल्स का जो भी एग्जामिनेशन यानी कि स्टडी, कैंसर सेल्स की स्टडी, कैंसर से रिलेटेड स्टडी जो भी होती है उसको हम बोलते हैं ओंकोलॉजी, यानी कि एक ब्रांच है। तो ये भी हो गया। टॉक्सिकोलॉजी, कौन सा ड्रग, यानी कि मैंने एक PCM की गोली खाई, गांव में बहुत फेमस होती है डिस्प्रिन और एस्प्रिन, है ना। इसके बाद कई गांवों में सबसे पहले एक ओपाम करके चलती थी, तो हम खा तो लेते हैं बट उसकी हमारी बॉडी में टॉक्सिक लेवल क्या है, बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो सबको एक टेबलेट खिला देते थे, है ना। बहुत गलत, बहुत ही गलत प्रैक्टिस है दोस्तों। कभी भी काउंटर मेडिसिन नहीं लेना। काउंटर मेडिसिन मतलब अपने आप से कोई सी मेडिसिन नहीं लेना, है ना। मेडिसिन जितना सही इफेक्ट करती है उससे कई गुना ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कोई सी मेडिसिन आज तक बनी ही नहीं जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है। तो टॉक्सिकोलॉजी यानी कि कौन सी मेडिसिन किस लेवल पर हमारी बॉडी में असर दिखाती है और कौन सी लेवल पर जाने पर ये साइड इफ़ेक्ट दिखाती है, उस चीज़ का हम जो है एग्जामिनेशन करने के लिए अगर कोई सा टेस्ट करवाना है तो उसके लिए भी हम येलो ट्यूब का यूज़ करते हैं। माइक्रो बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन, कौन सा बैक्टीरिया है,
कौन सा वायरस है, कौन सा प्रोटोजोआ है, कौन सा अमीबा है, इन सारे जो बैक्टीरिया, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सब का पता लगाने के लिए भी हम इस ट्यूब का यूज़ करते हैं। इम्यूनोलॉजी की अगर हम बात करें, इम्यूनोलॉजी होती क्या है, हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं। अब कौन से, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, हमारी अभी कोरोना हुआ था उसमें हम टेस्ट करते थे हमारी इम्यूनिटी पता लगाने के लिए। अगर हमें टेस्ट करना है ना, हम कितने इम्यून स्ट्रॉन्ग है और कितने नहीं है, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमारे इम्यून सिस्टम में, वो सारी चीज़ें पता लगाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इसमें मेनली कौन कौन से परफॉर्म करते हैं, तो यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट। अब यूरिया क्या होता है, एक एक बात अगर मैं बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाना है, तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इतना डीप में हम नहीं जाएंगे। इसके लिए हम सेपरेट वीडियो आगे में ज़रूर, अगर आप कमेंट सेशन में एक भी वीडियो या एक भी टॉपिक का नाम अगर डालते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ हर उस टॉपिक को लाने की कोशिश करूँगा जिसमें आपको डाउट हो, है ना। और उस टॉपिक में कोई कमी नहीं होगी, इसके लिए भी मैं गारंटी देता हूँ। तो यूरिया यानी कि, फिर भी बता देता हूँ कि अमोनिया हमारी बॉडी में बनती है, अमोनिया को यूरिया में बदल के यूरिया हमारे स्टूल के थ्रू और यूरिन के थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं, उस चीज़ को हम यूरिया बोलते हैं। ठीक है, यूरिया खाद आप खेतों में डालते ही होंगे तो आप जानते होंगे इस चीज़ के इसके बारे में। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में हम मेनली 3 चीज़ें परफॉर्म करते हैं। कौन कौन सी, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। सोडियम कम होना, हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम ज़्यादा होना हाइपरनेट्रीमिया, है ना। पोटेशियम कम होना हाइपोकेलेमिया, पोटेशियम ज़्यादा होना हाइपरकेलेमिया। तो ये सारी चीज़ें भी आगे हम डिस्कस करेंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी कि सीआरपी क्या होता है, बहुत ही अच्छे से आप जानते होंगे, एक एक गांव का एक एक बच्चा इस चीज़ को जानता होगा कि सीआरपी क्या होता है। कोविड में ये टेस्ट इतना हुआ है कि लाइफ में कभी नहीं हुआ। सीआरपी टेस्ट एक जो है कोई कोविड को नहीं बताता है, ये एक बस इन्फ्लामेटरी मार्कर होता है। अगर तुम्हारी बॉडी में कोई सी, यानी कि कोई सी भी पेशेंट की बॉडी में अगर कोई सा भी इन्फेक्शन हुआ है तो उसका मार्कर होता है ये, कोई कोविड का टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, एलएफटी करेंगे। एलएफटी क्या होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, तुम्हारा लीवर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अल्कोहल कर रहे हो, एलएफटी टेस्ट करवा लेना, आपको पता चल जाएगा अल्कोहल कितना हार्मफुल है हमारे लीवर के लिए। ठीक है, अब एलएफटी में मेनली क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, बिलोरुबिन होता है, एएसटी, एएलटी होता है, एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, लोड्स ऑफ टेस्ट होते हैं, है ना, एएलटी होता है। उसके बाद में अगर हम देखें तो एसजीपीटी, एसजीओटी होता है ना। एसजीपीटी, एसजीओटी को ही एएसटी और एएलटी बोलते हैं, है ना। नॉर्मल लेवल इनकी बिलो लेस देन 40 होती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। एक डायरेक्ट बिलोरुबिन होता है, इनडायरेक्ट बिलोरुबिन होता है, सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। ठीक है, अब ट्यूब कौन सी पढ़ रहे थे वो मत भूल जाना, येलो ट्यूब हम पढ़ रहे हैं जिसमें ये सारे टेस्ट करते हैं। बोन प्रोफाइल, अब बोन प्रोफाइल क्या भला भैया, बोन प्रोफाइल वो यानी कि आपकी बोन में कितना कैल्शियम है। देखो बोन किससे बनती है, कैल्शियम से बनती है, फॉस्फेट से बनती है ना। कैल्शियम और फॉस्फेट और एएलपी, एएलपी एल्कलाइन फॉस्फेट। ठीक है, तो इन ये सब चीज़ें सफिशिएंट अमाउंट में है या नहीं है, इसके लिए भी हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ट्रोपोनिन टेस्ट, ये क्या चीज़ है, मेनली एमआई, नॉर्मल भाषा में बोले हार्ट अटैक, अगर किसी को भी हार्ट अटैक आया है ट्रोपोनिन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सबसे सेंसिटिव टेस्ट होता है एमआई के लिए। आईएमपी क्वेश्चन हो दोस्तों, नोट सेट, और कई कंपटीशन की एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ट्यूमर मार्कर क्या होता है, ट्यूमर मार्कर होता है PSA, CEA, CA125, CA99, क्या भला है, नाम भी याद नहीं होंगे अभी तो, है ना। तो ऑन्कोलॉजी हम पढ़ेंगे दोस्तों, आगे आने वाली है, उसके लिए आप वेट करिए। ट्यूमर मार्कर क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। आपकी बॉडी में कहाँ ट्यूमर हो रहा है उसके स्पेशलाइज ट्यूमर मार्कर होते हैं। अगर लंग कैंसर होता है तो कौन सा ट्यूमर मार्कर होता है, ओवेरियन कैंसर ट्यूमर होता है तो CA125 होता है। तो इस तरह से पूरी बॉडी के जो है ट्यूमर मार्कर होते हैं। ठीक है, ये भी बहुत सारे होते हैं, आगे पढ़ेंगे, वेट करिए। जो है वेट करोगे तो क्या बोलते हैं आप लोगों की लैंग्वेज में कि जो है संयम का फल मीठा होता है, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप रेडी रहिए, बस आप कमेंट सेशन में कमेंट करते जाइए, हम वीडियो आपको देते जाएंगे, है ना। टॉक्सिकोलॉजी आपने पढ़ा ही था अभी, एथेनॉल, केनाबिस यानी कि गांजा जो फूकते हैं लोग, है ना, केनाबिस, उसको हमारी मेडिकल लैंग्वेज में केनाबिस बोलते हैं, ओपोइड्स। तो ये सारी चीज़ें भी हम इसमें टेस्ट अगर करवाने हैं तो इसमें कर सकते हैं। ड्रग की लेवल,
पीसीएम, सेलिसाइटेट और एस्प्रिन ड्रग की लेवल को अगर हम, मैंने अभी बताया था पीसीएम खा ली तुमने, पैरासीटामोल खा ली है ना, उसका क्या लेवल है, सेलिसाइटेट यानी कि एस्प्रिन खा ली है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी हम ये टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इम्यूनोलॉजी यानी कि इम्यूनोग्लोबिन जो है उसके लिए, जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा कोविड में इम्यूनोग्लोबिन भी लगे थे। इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, अगर अभी मैंने बताया था कि एक जो है हमारी बॉडी को हार्म करने लग जाती है, तो उसके लिए हमें इम्यूनोग्लोबिन देना पड़ता है। रियोमेटिक फीवर यानी कि अगर किसी के हार्ट में अगर कोई सी डिसीज़ है तो रियोमेटिक फीवर भी आगे हम पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें आने वाली है, आप वेट करिए। तो ये टेस्ट भी अगर हमें परफॉर्म करना है तो ये ट्यूब का हम यूज़ करते हैं। ब्लू ट्यूब की अगर हम यूज़ करें, ब्लू ट्यूब जो है मेनली इसके अंदर जो कंटेंट होता है सोडियम साइट्रेट होता है, विच एक्ट एज ए रिवर्सिबल एंटीकोगुलेंट बाय बेंडिंग टू कैल्शियम आयन इन ब्लड। अब ये क्या करता है, कैल्शियम से ये रिवर्सिबल एंटीकोगुलेंट होता है, यानी जो एंटीकोगुलेंट होता है यानी कि जो क्लोटिंग फैक्टर जो होता है, जो एंटीकोगुलेंट होता है उसका रिवर्सिबल ये होता है, यानी कि जो क्लोट हो चुका है, जो क्लोट नहीं होने देता है तो उसको ये रिवर्स करता है ना, यानी कि क्लोटिंग की जो मैकेनिज्म है उसमें हेल्प करता है। तो इसके लिए कौन कौन से टेस्ट हम यूज़ करते हैं वो भी हम अगर देखें तो कोगुलेशन स्क्रीन इसके अंदर हम करते हैं। ठीक है, एंटीकोगुलेंट, रिवर्सिबल एंटीकोगुलेंट है ये, है ना। एंटीकोगुलेंट मतलब क्लोटिंग की फैक्टर को रोकेगा, और रिवर्सिबल है तो नहीं रोकेगा। ठीक है, तो बीटी करते हैं, ब्लीडिंग टाइम करते हैं। ब्लीडिंग टाइम किस में देखते हैं, प्लेटलेट्स फंक्शन के लिए देखते हैं। आपको डेंगू हो गया है, बीटी करना ज़रूरी है क्योंकि डेंगू में ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, पीटी करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट। प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट जो होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, देखो क्लोटिंग फैक्टर में दो पाथवे का यूज़ करते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो ये दोनों पाथवे होती है जिसके लिए हम प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट का यूज़ करते हैं। एपीपीटी इंट्रिंसिक पाथवे के लिए यूज़ करते हैं। एपीपीटी मतलब एपीटीटी क्या होता है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, ये फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, है ना, और नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस के अंदर से बनते हैं दोस्तों, है ना। इंटेंसिव जो पाथवे के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो एपीटीटी हम यूज़ करते हैं। पीटी के लिए कौन सी पाथवे आती है, तो एक्सटेंसिव पाथवे आती है। क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बाकी एग्जाम में बहुत धोखा दे जाते थे कि इंटेंसिव थी कि एक्सटेंसिव थी, है ना। तो थ्रोम्बिन टेस्ट के लिए यानी कि थ्रोम्बिन टाइम जो है उसके लिए हम करते हैं फाइब्रोनोजन ऐसे करते हैं, जो कि कॉमन पाथवे होती है उसके लिए करते हैं, है ना। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। डी डाइमर टेस्ट आता है क्वेश्चन, किसके लिए करते हैं, कई बार आ चुका है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो डी डाइमर टेस्ट करते हैं फॉर थ्रोम्बिन टेस्ट। थ्रोम्बोसिस, अगर पैरों में कहीं भी थ्रोम्बोसिस हो गई है बॉडी में, आपके किसी भी आपके तो छोड़ो, कोई भी पेशेंट आया है उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसको एम्बोलिज्म हो गया है, तो एम्बोलिज्म का पता अगर हम लगाते हैं तो एक ये डायरेक्ट तो पता नहीं लगाता, बट उसका एक मार्कर होता है कि अगर कहीं भी एम्बोलिज्म हुआ है, थ्रोम्बोसिस हुई यानी कि कोई सा भी क्लोट हमारे ब्लड में जम गया, तो उसको जो है ये जो उसमें डी डाइमर की लेवल बढ़ी हुई आएगी। ठीक है, तो डी डाइमर हो गया। इसके बाद हम आईएनआर टेस्ट करते हैं, पीटी आईएनआर होता है। तो आईएनआर के लिए हम जो है, अगर कोई भी पेशेंट है एंटीकोगुलेंट ओरल मेडिसिन खा रहा है, यानी कि किसी का खून गाढ़ा हो, सीधी सी भाषा में अगर बोले तो किसी का खून गाढ़ा है, यानी कि जो विस्कस ब्लड है, तो उसको हम डाइल्यूट करने के लिए हम वारफेरिन टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वारफेरिन मेडिसिन देते हैं, तो मेडिसिन अच्छे से कारगर है नहीं है, या फिर हमें उसका ज़्यादा जा रही है या कम मेडिसिन जा रही है, उसको पता लगाने के लिए हम आईएनआर का टेस्ट करते हैं। ठीक है, एपीपीटी अगर हिपेरिन दे रहे हैं, हिपेरिन भी एक एंटीकोगुलेंट है ना, बट मतलब हिपेरिन है क्या है कि जो ये भी खून को पतला ही करता है, बट ये क्या रहता है कि इन्फ्यूजन से देते हैं, यानी कि आईवी यूज़ होता है और वारफेरिन ओरल यूज़ होता है, इतना अंतर होता है दोनों में, एक ही कैटेगरी के ड्रग है। ग्रे ट्यूब और पढ़ लेते हैं दोस्तों। ग्रे ट्यूब क्या रहती है, इट कंटेन 2 एजेंट, ये भी 2 एजेंट यूज़ करती है ना। अभी तक हम एक पढ़ रहे थे, उसमें 2 पढ़े थे, इसके बाद फिर 2 आ गए। सोडियम फ्लोराइड यानी कि सोडियम फ्लोराइड यह ग्लाइकोलाइटिक एजेंट की तरह काम करता है, जो कि सैंपल लेने के बाद ग्लूकोज को टूटने से रोकता है। एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट क्या होता है, एंटी ग्लाइकोलाइटिक क्या रहता है, ग्लूकोज को तोड़ना, और एंटी आ गया यानी कि वो ग्लूकोज को तोड़ने से बचाता है। ठीक है, तो इस जो ट्यूब में अगर आपने सैंपल ले लिया तो उस सैंपल को आप 5 दिन तक प्रिजर्व करके रख सकते हो। फ्रिज में रखना ज़रूरी है ना, ऐसा नहीं कहीं भी भटक दिया। पोटेशियम ऑक्सीलेट ये क्या होता है, एंटीकोगुलेंट की तरह यूज़ करता है, ये क्लोट होने नहीं देता एंटीकोगुलेंट,
मतलब कि पोटेशियम ऑक्साइड जो है वो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देगा। वो जो ग्रे कलर के अंदर जो फ्लोराइड होता है यानी सोडियम फ्लोराइड है, वो ग्लूकोज को टूटने नहीं देगा। तो आप मन पड़े जब इससे आरबीएस कर सकते हो, मन एफबीएस कर सकते हो, जीटीटी कर सकते हो, लैक्टेट का टेस्ट कर सकते हो। अगर आप फिर फर्स्ट ईयर में हो या फिर आपको, आजकल तो देखो हमारी फील्ड में कॉलेज में तो पढ़ाई होती नहीं है। जब तक कॉलेज कंप्लीट हो जाता है जब तक तो हमें यही नहीं पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको आपके लिए ज़रूरी है ना। तो ग्लूकोज में एफ क्या होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, यानी कि भूख के पेट आपने अगर कोई सी भी टेस्ट करना है आरबीएस और जो आती है वो हमें एफ बोलते हैं उसको। जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। जीटीटी टेस्ट क्या होता है इसके लिए भी अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। मेनली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जीटीटी में क्या होता है। अगर आपका वेट 70 यानी कि 60 ग्राम है तो आपको 75 ग्राम शुगर दी जाती है। उसके बाद कुछ टाइम 2 घंटे बाद अगर वो शुगर नॉर्मल हो गई तो जीटीटी टेस्ट फिर 2 घंटे बाद फिर वही आपकी आरबीएस करते हैं और जो आती है उसके हिसाब से आप डिफाइन करते हैं कि जीटीटी टेस्ट पॉजिटिव है या नहीं है, यानी कि जो है बॉडी में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। लैक्टेट टेस्ट करते हैं, लैक्टेस यानी कि लैक्टिक एसिड बन जाता है। कई बार 2 किलोमीटर कभी ज़िंदगी में कभी काम करा नहीं है और 5 किलोमीटर रनिंग कर ली एक दिन में, तो सारे हाथ पैर भर जाएंगे, बोलेंगे मेरे बॉडी अकड़ गई है। बॉडी अकड़ी नहीं मेरे दोस्त, वो होता है क्या, लैक्टिक एसिड तुम्हारी बॉडी में जो है जमा हो गया है, एनएरोबिक ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, काफ़ी कुछ इसमें बचा है दोस्तों आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए, अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया।